देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुख्तलिफ किस्म के बहरान माशी तबाही की रफ्तार में तेजी पैदा कर रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी और माशी पसमानदगी ने अवाम को शदीद जहनी कर्ब में मुब्तला कर दिया है, जिसके शवाहिद नजर भी आते हैं। हुकूमत और सियासतदानों की तरफ से मईशत की बहाली के दावे तो जरूर सामने आते हैं, लेकिन कोई अमली सूरत नजर नहीं आ रही है। वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया है कि मेरा IMF से राब्ता करने का 25 साल तजर्बा है और मैं इसको देख लूंगा। मखलूत हुकूमत की अवामी साख की बहाली के लिए उन्होंने पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया है। साथ ही इस इकदाम पर सबसे पहले और सख्त तनकीद उनके पेश हुए वजीर खजाना इस्माइल की जानिब से की गई है। इससे यह भी जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून में हुक्मरान खानदान शरीफ के सिवा बाकी लोगों की क्या अहमियत है। इसहाक डार आज मीडिया से बात करें तो अपने मुतालिक गर्दिश करने वाली साबिका तनख्वाह की खबर के जवाब देते हुए उन्होंने हस्बे दस्तूर तहरीक इंसाफ पर इसका मलबा डाल दिया। क्या कहना था उनका, ये देखते हैं। ये जो डिसइंफॉर्मेशन एक नहीं, वो सेल नहीं है बल्कि एक आर्मी है और PTI वो एक जो इमरानडोज आर्मी है वो उसने एक तैयार किया हुआ है कि हर वक्त मलाइन करना है। और भाई मैं तो आज तक सिंस आई एम इन पॉलिटिक्स, फर्स्ट टाइम MNA, उसके पहले मिनिस्टर स्टेट, मेरी आज तक जो सैलरी ऑफिशियल भी है वो किसी हॉस्पिटल या ऑर्फनेज हाउस को जाती है, मैं लिख के दिया कर। एक दूसरा ये कि मेरा 1 रुपया भी मैंने ना लिया है ना मेरा लेने को इरादा है। बहुत ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल और चुनाव आज उन्होंने किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी आज खिताब में इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को झूठा और न जाने क्या कुछ कहा। पहले वो देख लेते हैं। और वो इमरान नियाजी जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा और कौम के साथ फ्रॉड करता है, और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया, सर से पांव तक फ्रॉडिया ही शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूं, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल, जिसने कौम की किस्मत से खेला, कौम की माश से खेला, कौम के समाज से खेला, और कौम की जो उसको कौम को आइसोलेट कर दिया, यानी तन्हाई में ले गया। खुदा का शुक्र है, मुकाम शुक्र है उसका, जितना उस रब का शुक्र अदा किया जाए। और किस तरह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ रकीक हमले किए। दूसरी जानिब एक तरफ शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म पर इंतहाई मुबैना किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की सरफहरिस्त यूनिवर्सिटी इमरान खान के मुतालिक ने एक पेपर शाया किया है, और दुनिया की सरफहरिस्त यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने एहसास प्रोग्राम के बारे में एक मकाला शाया किया है कि दुनिया को इमरान खान के फलाही रियासत के तस्वुर से कैसे सीखना चाहिए जो रियासत मदीना से मुतासिर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम ने अपने आप को मुल्क के सबसे ज्यादा कमजोर तबके की बेहतरी के लिए आलमी सतह पर इंसदाद गुर्बत की कोशिश के तौर पर अलग कर दिया। ये मकाला 2018 के बाद से हुकूमत पाकिस्तान के जरिए नाफिज किए गए एहसास प्रोग्राम का जायजा है। खास तौर पर दूसरी जानिब अच्छी क़यादत की अहमियत, मजबूत इदारों की तामीर, डेटा और टेक्नोलॉजी को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और इसदाद गुर्बत के लिए एक मरबूत जामे नुक्ता नज़र के इस्तेमाल की तरफ इशारा करते हैं। नताइज से पता चलता है कि इन इस्लाहात ने एहसास को कामयाबी के साथ असरअंदाज करने, शफाफियत को बढ़ाने और इसकी मुदाखलतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काबिल बनाया है। ये सारी चीज़ें आज स्टैनफोर्ड के नॉट आज लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एहसास प्रोग्राम के बारे में जो मकाला शाया किया उसमें आपको स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है, जबकि हॉल तकरीबन खाली नजर आया, जिसमें उन्होंने कोरोना के दौरान पाकिस्तानी अवाम और इदारों की तारीफ की। इनकी तकरीर के दौरान खासा शोर शराबा भी रहा, जितने लोग मौजूद थे उनके एज यूजुअल आपको पता है, मगर उन्होंने अपनी तकरीर जारी रखी। उनका क्या कहना था ये वो भी सुन लेते हैं। मैं ये जानता हूँ कि इस कौम ने जो चीजें हासिल की हैं उसकी तारीफ करना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी का जिस तरह से इस कौम ने मुकाबला किया, इसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कोविड का जिस अंदाज से आपने मुकाबला किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो कोविड से नुकसानात हुए वो आपके यहाँ नहीं हुए, इस वजह से कि आपकी मसाजिद खुली रही, आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपके इदारे NDMA ने काम किया और पड़ोसी मुल्क से कहीं ज्यादा बेहतर।
तो नाज़रीन, ये आज के दिन की सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ जी पीटीआई का मुमकिन धरना भी है। इस्लामाबाद को एक हफ्ते की सील करने के लिए तैयारी भी की जा रही है। इसहाक डार आज ये भी बात कर रहे थे कि पहले भी इमरान खान साहब जो है वो धरना दे चुके और मईशत जो है उस वाले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। इस दफ़ा धरना देंगे तो ना दाखिल होने का फैसला कर लिया गया है सबकी तरफ से, मुमकिन तौर पे इत्तेहादी जमातों की तरफ से। और दूसरी जानिब इस्तीफ़ा मंजूरी केस के मामले में भी जी दिखा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जी पार्लियामान को नीचा दिखाने वाली पिटिशन नहीं सुनेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये भी आज कहा है और जिनके इस्तीफे मंजूर हैं वो पार्लियामान में जाए, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है। तो ये सारे मामलात है जी, जबकि खान साहब अटल हैं कि असेंबली किसी सूरत वापस नहीं जाया जाएगा। तो ये सारे मामलात है, इसके ऊपर बात करेंगे जी। पैनल में आज मेरे सारे मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में सबसे पहले जी मौजूद हैं गजाला सैफी साहिबा हैं। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच गजाला सैफी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। ज्वाइन कर रहे हैं अहमद जवाद साहब, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जी कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले जी हुकूमती मौक़िफ़ की तरफ चले जाती हूँ, फिर ऑपोजिशन पर आऊँगी। सबसे पहले आपकी तरफ जाती हूँ अहमद जवाद साहब। अहमद जवाद साहब, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ किस्म के बहरान है, माशी तबाही से भी बाहर निकालना है हुकूमत को, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, पसमानदगी है और ऊपर से फ्लड्स भी हैं। और आज जो इसहाक डार साहब ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है ख़ास तौर पे वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी जैसे कि मैंने सुनवाया भी, तो इस सारी सिचुएशन में हम देखें तो ये जो चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस अलग आप लोग के सामने खड़े हुए हैं। अब एक तरफ ऑपोजिशन कह रही है कि जी हम धरना देंगे, अब 12 रबीउल अव्वल गुजर जाए उसके बाद चीज़ें जो होंगी वो तो अब ये सारी सिचुएशन में क्या हुकूमत की पॉलिसी है, और अब जो इसहाक डार साहब को वजीर ख़जाना बनाया गया है तो क्या हुकूमत मुतमईन है इस सारे मामले से कि अब जो माशी संगीन नौयत का जो बहरान आ रहा था हमारे पास वो टलेगा और कुछ अच्छी खबरें आएंगी आइंदा आने वाले दिनों में? जी रिदा, मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 5-6 महीने से बुनियादी तौर पे तो इस हुकूमत को जो काम करना पड़ा है वो है फायर फाइटिंग का, क्योंकि जो मईशत को जिस हाल पे पहुंचा दिया गया था और उसके बाद कोशिश की गई मुल्क में एक क्यास और एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई, और उसके साथ साथ जो हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो नेचुरल डिजास्टर सैलाब की शक्ल में हमने देखा, और जिसमें आज भी 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो होमलेस हैं, लाखों औरतें जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं और उनके लिए कोई घर नहीं है, कोई तिब्बी इमदाद नहीं है। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है वो पानी के नीचे है, और इस सारी सूरत हाल को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने तो सबसे ज़्यादा खुद बजाते खुद इन इलाकों का दौरा करके दुनिया को बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए जिस वज़ीर आज़म को ये 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म का कह रहे थे, उसने इस मुल्क के तूलो अर्ज में तमाम सूबों में दिन रात, वो सुबह निकलते थे, शाम को वो वापस आते थे, और उसमें ना कोई वीकेंड होता था ना कोई छुट्टी होती थी। और फिर उसके बाद जब वो SCO की मीटिंग के लिए गए या उसके बाद UNGA के इजलास के लिए गए, तो वहाँ पे भी उन्होंने पाकिस्तान में इस तबाही के हवाले से आगाही फैलाई, यूरोपियन यूनियन से, यूरोपीय लीडरशिप से और दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के लिए जो सूरत हाल है क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की कि पूरी दुनिया में जो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से जो इफेक्ट हुआ है, उसका सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान के अपने कार्बन एमिशंस जो हैं वो लेस देन 1% है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान दुनिया के 4 बदतरीन ममालिक में आता है जो कि क्लाइमेट चेंज का विक्टिम बने हैं। इस चीज को प्राइम मिनिस्टर ने पेश किया। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के पिछले 5-6 माह जो हैं वो तो एक फायर फाइटिंग पॉलिसी है
कि जिसमें हम चीज़ों को किसी तरीके से पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे सैलाब ज़दगान को रिलीफ इमीडिएट देना, और वो ख़त्म नहीं हुआ अभी काम। इसके बाद रिहेबिलिटेशन है, उनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है। अभी तो पानी जो है वो नहीं रिसीड कर सका पूरी तरह से, अभी तो बीमारियां हैं, अभी तो विंटर आ रहा है वहां पे, और उनको विंटर आने से पहले जो बेसिक चीजें हैं वो मुहैया करना जरूरी है। तो हम तो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें जाहिर है कि जो पिछले 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत करके गई उसका ये नतीजा था। जो पाकिस्तान की 71 साल की तारीख में तकरीबन 30 ट्रिलियन कर्जे लिए गए, इन्होंने सिर्फ अपने 3.5 साल में 22 ट्रिलियन कर्जे ले लिए। यानी आप अगर इनको और 1.5 साल दे देते तो इनके 71, हमारी तारीख के 71 साल और इनके 5 साल जो हैं वो बराबर हो जाते। यानी इतने कर्जे लिए, फिर उसका इफेक्ट तो आना है। फिर आईएमएफ से डील की कि हम ऑयल को उसकी प्राइस को बढ़ाएंगे, लेकिन उसको सब्सिडाइज करके ये कई महीनों तक देते रहे। आप दुनिया में कोई ऐसा आपको मुल्क नहीं मिलेगा, आप डॉलर्स में पेट्रोल खरीद के उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर जो है वो दरख्तों पे नहीं उगते, डॉलर कमाने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट से कमाने पड़ते हैं, फॉरेन रेमिटेंस से होते हैं, या आपको ग्रांट्स मिलती हैं, या एड मिलती है, या आईएमएफ की एड मिलती है। डॉलर जो है वो मुल्क में कहीं दरख्तों पे नहीं लगते कि आप डॉलर्स में चीज खरीद के उसको सब्सिडाइज कर लें। आपका मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा अगर आप इस पॉलिसी के ऊपर लगेंगे। और ये सब कुछ होता रहा, और इस चीज की फायर फाइटिंग के लिए पिछले 5-6 माह से इस हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। और अब जो आपने कुछ बेहतरी के आसार वज़ीर खजाना की तब्दीली के बाद देखने में आ रहे हैं, जिसमें डॉलर भी तेजी से नीचे आ रहा है, उनका इसहाक डार साहब का ये दावा है कि वो इसको 200 से नीचे लेके जाएंगे। ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट। और अगर आप उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2017 में जब उनको एक ऐसे मुकदमों में उलझा के उनको कन्विक्ट किया गया और उनको हटाया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो डॉलर था वो 105 रुपए का था। यानी इसहाक डार इस मुल्क को 105 रुपए का डॉलर देकर गया था। आज 5 साल के बाद ये कम बैक, तो आज इस मुल्क में डॉलर जाहिर है कि वो 230-240 तक पहुंच गया था, और अब उसको पिछले एक हफ्ते में आई थिंक अब 222-221 तक शायद वो पहुंच गया। हर रोज उसमें कमी आ रही है बतदरीज। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान है, ये भी एक अच्छी चीज है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो फ्लड रिलीफ के लिए, जिस तरह से अभी फ्लैश अपील भी हुई है, उसमें यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है, वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चीजें बेहतरी की तरफ हैं। पेट्रोल नीचे आया है, फिर उसके बाद एनर्जी की प्राइसेस भी नीचे आई हैं, और आने वाले दिनों में ये 3-4 फैक्टर्स जो हैं ये प्रोमिनेंट होंगे, जिसमें पाकिस्तानी रुपए का इस्तेकाम, जिसमें पेट्रोल की कीमतों का मजीद नीचे आना, जिसमें एनर्जी की प्राइसेस का मजीद नीचे आना, और जाहिर है कि उसका ताल्लुक महंगाई के साथ है, फिर महंगाई को कंट्रोल करना। इस हवाले से पॉलिसीज लाई जा रही हैं, अभी से प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। गैस के हवाले से कि सर्दियां आ रही हैं, तो ये फूड के हवाले से हमें शदीद जो है चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज जो हमें फेस होगा, इसलिए कि आपकी फसलें जो हैं पूरे मुल्क में तबाह हो गई और वो पानी के नीचे चली गई हैं, और मजीद फसल जो अब गंदम की आगे आपने लगानी थी उसके लिए जमीनें तैयार ही नहीं है। यानी ये एक और है फूड चैलेंज। फूड सिक्योरिटी इज आल्सो कंसर्न, यू आर राइट। ठीक है, मैं गजाला सैफी साहब आपकी तरफ आऊंगी। गजाला सैफी साहबा, ये जो इस वक्त सारे कंसर्न्स अहमद जवाद साहब गिनवा रहे हैं, दो के ऑफ कोर्स फ्लड्स के पेश नज़र बहुत नुकसान हुआ है, उसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आया है, सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ जब पॉलिटिकल हम देखते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह से कहा जा रहा है कि जीत गई है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सारी, इसहाक डार साहब का वापस आना, मरीम नवाज साहिबा का बाहर जाना, सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोग को कंसर्न्स हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने रियासत के खिलाफ गद्दारी की साजिश की है। जो ऑडियो लीक से मामले हैं उसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। अगर ये शख्स दोबारा मुसल्लत हुआ तो ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा। बहुत कैटेगोरिकली मौजूदा हुकूमत की जमातें कह रही हैं कि अगर आप वापस आते हैं तो मुल्क में तबाही आएगी, और जो भी सारी तबाही है वो मुमकिन तौर पर आप ही के सर है। तो जो इस्लामाबाद में मजीद आप लोग धरने की बात कर रहे हैं, अगर वो होगा
तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान और आगे होगा। जी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस वक्त। ये अहमद जवाद साहब की जो जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया और जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा एक बड़ा सा टोकरा ब्लेम्स का उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे डाला। इन्होंने पहले जितने कर्ज़े लिए IMF से उसको इन्होंने अदा ही नहीं किया और इन डेफिसिट में कंट्री जा रही थी। और इनको जो इस बात का एहसास है कि इमरान खान ने जितना कर्ज़ा अदा किया है वापस दिया है वो पहले किसी और गवर्नमेंट ने नहीं पे ऑफ किया। दूसरी बात ये कि जो अल्फाज के चुनाव की बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि मैं तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मगर मैं इन्होंने ही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो ख़वातीन के लिए भी इन्होंने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बेनज़ीर को इन्होंने टैक्सी कहा, इन्होंने पेट फाड़ने की बातें बीच सड़क पे खड़े होके बोली, सड़कों पर घसीटूंगा। इन्होंने अपने जो एलाइज हैं उनके बारे में पहले ये अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, मगर ये कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। सारी गालियां इमरान खान देता है, इनको तो अल्फाज इस्तेमाल करने आते ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री जिसने हंसते रहिए आप अपनी ही बातों पर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, जिन्होंने क्लाइमेट को प्रायोरिटाइज किया, जिन्होंने कोशिश की और बहुत हद तक उसमें कामयाबी हुई और पूरी दुनिया ने उनके जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया उसको सराहा कि उन्होंने दरख्त लगाए। दरख्त लगाने को तरजीहात में शामिल किया ताकि मुल्क के अंदर जो ख़तरा जो इंडिकेटर्स थे जो बता रहे थे कि मुल्क जो है वो हमारा उन ममालिक में से है जो कि सबसे पहले डिज़ास्टर का हिस्सा बन सकता है। तो उस वक्त ये मजाक उड़ा रहे थे, कई जगह दरख्त लगे होते थे तो ये घसीट के दरख्त तोड़ देते थे क्योंकि बुग़्ज़ इमरान में इमरान ने अगर दरख्त लगा दिया तो उसको लगने मत दो। फिर ये कि फ्लड सिचुएशन है और मैं होके आई हूँ सिंध के अंदरून इलाकों में भी और मैं देख के आई हूँ कि कितनी इंक्लूजन है PMLN की और कितनी इंक्लूजन है पीपल्स पार्टी की। वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया, हत्ता कि इनके अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने ख़ुद कहा कि हमने अभी तक किसी को पीपल्स पार्टी में से आते हुए नहीं देखा। सिंध के अंदर किसी भी मशहूर पीपल्स पार्टी की सियासतदान खातून या हजरत को मौजूद होते हुए नहीं देखा है। तो ये इसको डिनाई कितना भी कर लें, फिर ये कि फ्लड सिचुएशन है और मरियम साहिबा जो हैं वो आराम से अपने महंगे जूते और कपड़े पहनकर लंदन चली गई। बिलावल इज एस्पायरिंग टू गो टू जर्मनी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस कंट्री। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सेशन में मौसूफ प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं तो अपने जो साथ लेके जाते हैं लोग वो वहाँ के सबसे महंगे होटल में क़याम करते हैं। वो कौम जो इस वक्त बिल्कुल लोएस्ट एब पे है इकोनॉमिकली, जो कि एक खसारे में जा रही है और किसी वक्त भी धड़ाम हो सकता है, तो वहाँ वो हुकूमत, उस हुकूमत का बड़ा प्रचार करने वाले 1 रुपया बढ़ता है तो रोना आता है, वो कहाँ इतने डॉलर्स अफोर्ड कर सकते थे? क्या वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पॉकेट से वो पैसा खर्च किया? अगर वो कह देते हैं तो फिर हमें उसका जवाब मिलना चाहिए कि हम फिर कोई इस बारे में बात ना करें। फिर और जितनी भी बातें अब तक हुई हैं, अच्छा अब ये कहते हैं कि जी हम पार्लियामेंट में बड़े सीरियस हैं। एक जॉइंट इजलास बुलाया जाता है और उसके अंदर सदर पाकिस्तान जो कि न्यूट्रल एक शख्स है और वो वहाँ पर ज़रूर वो हमारी पार्टी से होंगे मगर न्यूट्रलिटी एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अहम जुज़ होता है। अब वह वहाँ पर स्पीच कर रहे हैं तो ये शोर मुसलसल पहले भी शोर मचाते थे जब हम होते थे और अब जब ये गवर्नमेंट सो कॉल्ड गवर्नमेंट में आ गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत तो तब भी ये सदर के ऊपर निशानाबाजी कर रहे हैं। मतलब ये जो इनका कल्चर है नॉन सीरियसनेस का, जिन्होंने पार्लियामेंट को तबाह बर्बाद किया, जिसको सीरियसनेस कभी नहीं दिखाई किसी इशू के ऊपर, आज ये इतनी भोली शक्लें बना के इतने सीरियस इशूज पे इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं। मैं शॉक्ड हूँ, आई एम रियली शॉक्ड। ओके, जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जुल्फिकार साहब आवाज आ रही है आपको? जुल्फिकार साहब आपको आवाज आ रही है? जुल्फिकार अली बदर साहब आप साथ हैं हमारे? अच्छा चलिए जी, जुल्फिकार साहब को शायद आवाज नहीं जा रही। सो यहाँ पे जी मुझे एक ब्रेक भी लेना है क्योंकि तो एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, वापस आऊंगी तो फिर उनकी तरफ जाऊंगी, फिर उनसे भी बात करूंगी। नाज़रीन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप कहीं जाना स्टे।
वेलकम बैक नाजरीन। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आवाज आ रही है अब आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आप जैसे तो गुफ्तगू सुन रहे थे सारे दोनों मेहमानों की, आपकी तरफ आऊंगी। जो जिस तरह से इस वक्त सिंध की सिचुएशन है, फ्लड की सिचुएशन, वो तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, लेकिन सिंध बहुत ज़्यादा मुतासिर भी और बहुत ज़्यादा डैमेज भी वहाँ पे हम देख रहे हैं। आज बिलावल साहब कह भी रहे थे कि जी अमीर ममालिक ने अमीर बनने के लिए पाकिस्तान पर बोझ डाला और मौसमियाती तब्दीलियाँ ले आए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आज जो उन्होंने दिया है, और जो स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया है खास तौर पे इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी अमीर ममालिक को इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है, और ख़ास तौर पे उन्होंने एक चीज़ ये भी कही है कि कराची में तारीखी बारिशें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। कराची में बारिश से नुकसान 30 अरब डॉलर के नुकसान में शामिल नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ लगे तो लगता है कि अलग मुल्क है, ये नहीं हो सकता कि दो पाकिस्तान हो। और अभी भी ये सैलाब के हवाले से उन्होंने सियासत का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आज चीज़ें उन्होंने बातें की हैं। ये जो सारी सिचुएशन है, देखिए सिंध के अंदर तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है बेसिकली, वो अभी चूँकि मैं खुद भी विज़िट करने के लिए गई थी, और अगर फेयर इनफ एनालिसिस किया जाए तो तीसरा टेन्योर है आप लोगों का जुल्फिकार अली बदर साहब, और तीसरा टेन्योर यानी कि 15 साल 14 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इस अरसे में तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, तो एक बच्चा बड़ा हो जाता है, जो पैदा हुआ होता है 14-15 साल में, तो वो जवान हो जाता है। तो अब जो हमने हालत देखी है, ठीक है कि अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई हैं, ऊपर से पानी भी नीचे है, वो सारे फैक्टर्स अपनी जगह, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, जो थोड़ा सा काम करने का मामला है, वो तो बिल्कुल नज़र नहीं आता उस एतबार से कि इतना बजट खरबों अरबों रुपए का हमने देखा है सिंध का होता है हमेशा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। और फिर बिलावल साहब ने आज ये बात की है, ठीक है वो ये बात भी दुरुस्त है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ इसी सब चीज़ों के ऊपर मलबा डाल देना, क्या इज दिस फेयर इनफ? और जो काम है, जिस तरह से जिस काम में तेज़ी होनी चाहिए थी, उन सब चीज़ों पे तवज्जो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं है, ये भी तो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी है, ये कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। क्योंकि बिलावल साहब जो बात कर रहे थे कि अमीर मुल्कों ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, असल चीज़ है कि ये जो कार्बन एमिशन का लेस देन 1% पाकिस्तान के अंदर था, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है और उसका इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है, और उसी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फ्लड्स आए हैं, बारिशें आई हैं, और उसी के रिजल्ट में आप देखिए सारा लाइफ स्टॉक, क्रॉप, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी अभी बात कर रही थी कि जो वहाँ पे पैसे अगर लगे भी हैं तो वो भी इस टाइम पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपका सारा रोड रेल सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो गया। लोगों के घर चले गए हैं, जो वहाँ पे अच्छे सफेद पोश लोग थे, गरीब लोग थे, अमीर लोग थे, उन सबका घरों का और बाकी तमाम चीजों पे उनकी अपनी जात के अलावा कोई चीज नहीं बची, हर चीज सैलाब के अंदर चली गई है, और 100 किलोमीटर पानी की लेक बन गई है, और पानी अभी तक वहां पे है और पानी उतर नहीं रहा। तो उसको पूरी तरीके से कोशिश करके खत्म किया जाएगा। असल बात यह है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अमीर मुल्कों ने की है और जो जो मामला वो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया, और ये जो एक रफ एस्टिमेट बना 330 बिलियन डॉलर का, ये बेसिकली इसलिए कैलकुलेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है, इट्स इरेपरेबल लॉस, अनप्रेसिडेंटेड रेन थी। आप देखिए गवर्नेंस को या जो बाकी चीजें उसको आप इस चीज के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि आप एक रेगुलर गवर्नेंस कर रहे हैं, आप अपना रेगुलर रूटीन के काम कर रहे हैं, और उसके बाद आके रेन्स और फ्लड इस चीज को बिल्कुल सफाई हस्ती से उठा देते हैं, तो उसके बाद कोई चीज तो नजर नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता कि सिंध गवर्नमेंट 100% वो मामला कर रही है, ठीक है, उनकी जितनी कैपेसिटी है, जितना जीवन सर्कमस्टांसेस है, जितनी उनके पास रिसोर्सेज है, उसके अंदर वो अपना बेस्ट काम कर रहे हैं। पाक चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम अच्छा काम कर रही है, लेकिन 100% रिजल्ट तो कहीं पे भी नहीं है। आप देखें खान साहब ने पिछले जब से ये हुकूमत में थे पिछले 4 साल के अंदर, तो इन्होंने फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी, पाकिस्तान का दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया।
तो अभी बिलावल साहब ने बहाल किया, GST प्लस में बिलावल साहब ने रोल प्ले किया, FATF के अंदर उन्होंने रोल प्ले किया इस गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद देखिए IMF के साथ जो सारा मुआहिदा खान साहब ने किया था, जब इनके रस्तों और इनके अफलातून शुरू के और 9-10 महीने कहते थे कि नहीं जी हमने कशकोल नहीं उठानी, हमने IMF के पास नहीं जाना, हम खुद ही कर लेंगे। और उन्होंने इस तरह गलत गाइड किया कि एंड में उठा के जब कशकोल उठा के गए तो IMF ने इनको मुर्गा बना के घुटनों के बल का बैठ जाओ और फिर ऐसा एग्रीमेंट किया जो कि इस हुकूमत को उस एग्रीमेंट की पासदारी करनी पड़ी है। और इस मुल्क में महंगाई खान साहब के किए तरह के वो उस एग्रीमेंट की वजह से हुई है। अदरवाइज तो शायद IMF के पास अब पहले दिन गए होते तो एक चेक एंड बैलेंस के साथ एक बैलेंस एग्रीमेंट हो सकता था। लेकिन ये खान साहब क्योंकि ना तो उनमें ना उनकी टीम में काबिलियत थी ना अहलियत थी, तो अब उन्होंने देखे कि अमेरिका, चाइना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, टर्की के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, तमाम मुल्कों के साथ उन्होंने रिलेशन खराब कर दिया, पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी तबाह की, आपकी इकोनॉमी तबाह कर दी, और उसके बाद फिर यहाँ पे इखलाकियात को तबाह कर दिया, ओए तो की सियासत और इस तरह की चीजें की। यहाँ पे आके ये जो बदे बातें करते हैं ना, मैं तो हैरान होता हूँ अपने ये दोस्तों के, ये जब बातें करते हैं कि जी खान साहब ने ये कर दिया, भाई किया क्या? खान साहब के ऊपर तो एक सवालिया निशान है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने या किसी और ने खान साहब पे ये सवालिया निशान उठाया है कि वो फ्रॉडी है, तो खान साहब को चाहिए कि वो साबित करें कि नहीं वो अच्छे आदमी है। तो हम तो कहते हैं कि खान साहब अपने आप को साबित करें, क्योंकि देखिए खान साहब ने जब से सियासत शुरू की, पता नहीं किस ने खान साहब को पाला, लेकिन एंड में आखिरी चंद सालों में तो जहांगीर तरीन और अलीम खान के टुकड़ों पे पलते रहे। उससे पहले जमैमा खान पाल रही थी, ये जो बनी गाला का घर है ये भी जमैमा खान ने दिया। और उसके बाद आज की अगर बात करें तो खान साहब से पूछा जाए कि खान साहब सारी जिंदगी आपने कोई कारोबार किया नहीं, क्योंकि आपके पास कोई काबिलियत अहलियत थी नहीं, आप तो एक क्रिकेटर है, और आप बताएं आपके घर का खर्चा, किचन कैसे चलता है? तो ये सारी चीजें मंजरे आम पे लाके इनके ऊपर बात होनी चाहिए। और आपके ऊपर अगर तोशा खाना के अंदर अनडिक्लेयर्ड आप अपने लेके गए, ताइज लेके गए, उनकी डिक्लेरेशन तो दें। तो आपने फॉरेन फंडिंग ली है, जिस तरह शौकत खानम के लिए ज़कात इकट्ठी करते हैं, आपने PTI के लिए सारी दुनिया से चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करके आपने उन लोगों से भी लिया जो प्रोहिबिटेड थे, जिन लोगों से नहीं ले सकते थे, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों से। आप पाकिस्तान के अंदर रहने वालों से भी नहीं ले सकते, लेकिन आपने तो फॉरेन फंडिंग के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैं कहता हूँ इस मुल्क में अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर हमारे पे कोई चीज लागू हुई है वो खान साहब पे भी होनी चाहिए, अगर नवाज शरीफ साहब पे लागू हुई है तो वो खान साहब पे भी होनी चाहिए। इसको पाकिस्तान को अगर आगे लेके चलना है, इस वक्त पे तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी तैयार की जाए और पाकिस्तान को आगे लेके चला जाए। उसमें पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, PTI, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस तमाम बैठ के इसको डिसाइड करें कि लेके चलना है। और आप देखें कि पाकिस्तान जिस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा था, अल्लाह ताला ने खैर की है, पाकिस्तान उससे बाहर निकला है। अगर खान साहब रह जाते तो इस मुल्क को फॉरेन ग्लोबल कनेक्टिविटी के हवाले से तो आइसोलेट किया था, इन्होंने इकोनॉमिकली पाकिस्तान को तबाह किया था, और पाकिस्तान को इन्होंने बैंकरप्ट करके आइसोलेट कर देना था और गिरवी रखवा देना था किसी न किसी इदारे के पास पे भी आप आए और टेक ओवर कर ले, जैसे इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किया था। अगर कोई इसके अंदर गलत बात है तो आए बताएं कि कोई चीज गलत है तो बताएं इसके अंदर की क्या ऐसी बात है जो खान साहब ने बेहतर की हो। आप बातें बहुत की है माशाल्लाह, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, और थ्योरेटिकल तो इतनी बातें की है कि अगर इतनी बातें कोई प्रैक्टिकल उसमें से कुछ कर लेते तो पाकिस्तान कहाँ का कहाँ होता। मैं तो समझता हूँ कि खान साहब को जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए
कि आप क्या कर क्या रहे हैं, आप इस ठीक है, मुल्क का अच्छा। ख्याल करें, इस मुल्क के बारे में सोचें अच्छा कि चल हो क्या रहा है यहाँ पे। चले ठीक है, मैं जरा अहमद जवाद साहब के पास वापस जाऊंगी। अहमद जवाद साहब, चले अभी फ्लड्स पे बात हो गई है बहुत, अभी हम आज की करंट बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब देखें ना, ये आज सदर पाकिस्तान ने खिताब भी किया है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, और उन्होंने हाँ, ये उन्होंने जाहिर सी बात है 5वीं मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उनकी एक बड़ी अपनी एक हैसियत भी है और बहुत सारे मामलात हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आज उन्होंने उसमें जिक्र भी की, लेकिन उस दौरान भी सीरियसनेस नज़र नहीं आई पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से होनी चाहिए। ऑपोजिशन तो चलो वैसे ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन हुकूमत का तो ये एहसास होना चाहिए था। और ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी बड़े खुले अल्फाज में एक बात ये कह चुके थे कि जी हमारी सदर पाकिस्तान के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं, तो आज उसका मुजाहरा करना भी चाहिए था। लेकिन जहाँ जो सब कुछ हुआ वहाँ पे शोर शराबा, नारेबाजी होती रही, वो भी हमने देखा बगैर किसी रुकावट के, लेकिन वो हिम्मत करके बात करते रहे। तो ये बड़ा अजीब सा आज एक सिनेरियो बिल्डअप हुआ था। अच्छा रिदा, दो तीन चीजें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। हमारी बहन जो तरीके इंसाफ से कुछ चीजें वो कह रही थी, देखें मेरा तो जो बातचीत का तरीका होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है। मैं जो है ना फायरिंग इन दी एयर नहीं करता, रिटोरिक्स पे नहीं ज्यादा मैं कोई मेरा फोकस होता, मैं फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ। तो मैंने जो भी पीटीआई की इकोनॉमी की शक्ल पेश की, जो सूरत-ए-हाल पेश की, वो सारी फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स के साथ मैंने पेश की, और जो चैलेंजेस इस हुकूमत को हैं वो भी मैंने आपको फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स के साथ दिए। मैंने तो नहीं ये बात की जैसे उन्होंने बात की कि मरियम नवाज साहब ने बहुत एक्सपेंसिव शूज पहने हुए थे। आई एम श्योर कि उनके एक्सपेंसिव शूज जो हैं वो बुशरा बीबी के 8 कैरेट हीरे से ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे ये। और हमें याद रखना चाहिए कि 8 कैरेट का जो हीरा था ये उनके लिए कौन किससे मांग रहा था? वो मलिक रियाज हुसैन से मांग रहा था, वो फरा बीबी बीच में थी, और फर्स्ट लेडी का स्टेटस रखते हुए जब आप मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन से जब ये रिश्वत ले रहे होते हैं तो जाहिर है उस रिश्वत का कोई ना कोई मतलब तो होता है। फिर आपको सैकड़ों हजारों कनाल जमीन जो है वो मलिक रियाज हुसैन की तरफ से तोहफे के तौर पे मिल जाती है। तो ये तो इमरान खान कहते थे ना कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो जो आपके असासे होते हैं वो हुकूमत में आने के बाद बढ़ने नहीं चाहिए। तो इमरान खान के तो अपने असासे जो है वो 3-4 करोड़ से जो है 30 करोड़ पे चले गए, और इसके बावजूद कि उन्होंने अभी तोशा खाना से जो 17-18 करोड़ कमाए थे उसको वो अपने असासों को एफपीआर अपनी एनुअल रिटर्न में शो नहीं कर सके। यानी एक हिसाब से वो कंसीलिंग द फैक्ट्स है। और मेरे जैसा, आप जैसा कोई आम आदमी अगर एफपीआर से अपने एसेट्स को छुपाता है तो हमें तो अगले दिन ही नोटिस आ जाता है। लेकिन जाहिर है कि इस मुल्क में लाडले के लिए कवानीन जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और आम आदमी के लिए मुख्तलिफ हैं। तो जहां तक ताल्लुक है आपकी बात का कि प्रेसिडेंट साहब ने किया और पार्लियामेंट का नॉन सीरियस एटीट्यूड था, ये वही पार्लियामेंट है जिसमें से कोई 1-2 दर्जन जो है मिनिस्टर्स जिनकी तकरीब हल्फ बर्दारी होनी थी और इस मुल्क के आइन के मुताबिक वो सदर पाकिस्तान ने उनसे वो हल्फ बर्दारी करनी थी। ये वही सदर है। मैं याद कराता चलूं, यादाश्त जो है हमारी ज़ाहिर पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है। ये वही सदर है जिसने उनकी हल्फ बर्दारी करने से इनकार कर दिया। तो क्या हम बदला ले यानी रहे हैं? अपनी तो आइन क्या हम बदला ले रहे हैं? अदा करने से, मुझे अपनी बात मुकम्मल करनी नहीं, मैं से पूछ रही थी क्या हम बात बदला ले रहे हैं फिर? आपके नहीं देखें सवाल आपने किया ना सदर और पार्लियामेंट के हवाले से ना, मैं अभी उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, मुझे जवाब मुकम्मल कर लेने दें, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये बदला नहीं है। मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको अगर अपनी इज्जत करवानी होती है तो आपको दूसरे की इज्जत करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे को बेइज्जत करें और फिर आप कहें कि मेरी इज्जत करो, क्योंकि मेरी इज्जत जो है वो बहुत जो है ना, वो मैं चूंकि सदर पाकिस्तान हूं, आप सदर पाकिस्तान हैं तो आप अपने फ्राइज को पहले संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ अदा करें ताकि पार्लियामेंट में वो मिनिस्टर्स या वो मेंबर्स जो हैं वो आपकी इज्जत करें। ये तो एक सिर्फ मैं आपको एक
एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने सीरियसनेस की बात की। दूसरी चीज मैं आपको आपको बता देता हूं। देखिए, पार्लियामेंट की सीरियसनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो। आज अगर पीटीआई एक अपोजिशन के तौर पे अपनी पूरी मेंबरान के साथ, नुमाइंदगी के साथ पार्लियामेंट में मौजूद होती तो क्या ये ज्यादा पार्लियामेंट की सीरियसनेस को ना शो करती कि हुकूमत आज सिर्फ वहां पे बैठी हुई है और जो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है वो सड़कों पे और धरनों में पिछले 6 महीने से, अगरचे उनसे कोई ना तो कोई धरना कामयाब हुआ, ना कोई जलसा जुलूस उनसे काम हुआ, ना कोई कॉल कामयाब हुई, ना इस्लामाबाद पे चढ़ाई कोई कामयाब हुई, ना हुकूमत को गिराने की कोई स्कीम कामयाब हुई, लेकिन बहरहाल वो अपने इस मौकफ पे कायम है कि हमने इस हुकूमत को गिराना ही गिराना है। तो पार्लियामेंट की संजीदगी के हवाले से सवाल ये नहीं है कि आज उस सदर ने, जिसको अपनी आईनी जिम्मेदारी का नहीं पता और वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सका, तो आज उसके लिए आप पार्लियामेंट के सीरियसनेस की बात करें। उसको सबसे पहले खुद को अपने बड़ा दिखाना पड़ता है। जो बड़ा होता है ना स्टेटस में या उम्र में या रुतबे में, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होती है, फिर वो दूसरों से तवक्को कर सकता है कि अब आप मेरी इज्जत करें। इज्जत करवानी पड़ती, इज्जत करवाने के लिए दूसरों की इज्जत करनी पड़ती है। और पार्लियामेंट की संजीदगी जो है वो तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब अपोजिशन सड़कों से उठ के पार्लियामेंट के अंदर आके बैठे, पार्लियामेंट को संजीदा समझे, उसको एक सीरियस प्लेटफॉर्म समझे, अपने एहतजाज को वहां पे करवाए। आज उनके सदर ने अगर खिताब करना था तो ये पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अपोजिशन को होना चाहिए था ना। इसमें हुकूमत तो मौजूद है वहां पे, उसने तो अपनी प्रेजेंस दी है, उनकी संजीदगी इस हद तक तो जाहिर है कि वो मौजूद है, लेकिन वो जो प्रेजेंस अपोजिशन की होनी चाहिए थी, उनकी अपनी जमात की। वैसे तो आजकल जो प्रेसिडेंट हाउस है वो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, वहीं पे इमरान खान साहब मीटिंग्स करते हैं। वो मीटिंग्स भी करते हैं जहां पे उनको बड़ी मुश्किल से जो है उनको मीटिंग का चांस मिलता है और वो सदर मुमलिकत को भेज के, ठीक है, जहां पे न्यूट्रल्स को वो अपने जलसों में जिस तरह से तज़ीक का निशान बनाते हैं, लेकिन फिर अपने प्रेसिडेंट को कहते हैं कि उनसे मुझे मीटिंग का टाइम ले। फिर वो जाते हैं वो प्रेसिडेंट हाउस में, तो प्रेसिडेंट हाउस तो वैसे ही एक पॉलिटिकल हब बन चुका हुआ है। प्रेसिडेंट हाउस का ये काम नहीं है कि वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाए, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। तो प्रेसिडेंट जो है ना, पहले प्रेसिडेंट बन के दिखाए ताकि उसकी पूरी कौम इज्जत करे, पार्लियामेंट भी उसकी इज्जत। ओके गजल साहब, क्विकली, अब चूंकि टाइम मेरे पास कम रह गया, तो ये जो बात हो रही है आज अच्छा नहीं होता कि बड़ा अहम दिन था, आप लोग चूंकि बैठे नहीं है, नहीं मानते सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें, अपना केस, अवाम का केस, आप पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा अच्छे से लड़ सकें अगर आप पार्लियामेंट में चले जाए। लेकिन खान साहब ने तो आज भी खैर कह दिया है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे किसी भी सूरत। जी देखिए जी, हमारा जो स्टैंड है, जो इमरान खान साहब का स्टैंड है, वो ये है कि जब हम इनको मानते ही नहीं एज प्राइम मिनिस्टर, तो हम इनके आके हाथ पे बैठ करके अपोजिशन लीडर क्यों बन के बैठे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कौम जो है वो जान गई है कि झूठ बोलकर आने वाले आज सच्चे कैसे कहलाए जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेड जरदारीज एंड शरीफ्स पॉपुलर इंटरनेशनली। इनकी जो शान शौकत और जो इनका रवैया मुल्क के अंदर है, वहाँ जाके चूहों की तरह हाथ मलते हुए लोगों से क्यों मुलाकात करते हैं? क्योंकि दुनिया को इनकी असलियत पता है कि ये कितने बड़े डाकू हैं और उन्होंने किस तरह से मुल्क को लूटा है और किस तरह से मुल्क जो है वो इनके हाथों दोबारा बर्बाद होने जा रहा है। इन्होंने पहले फिक्टिशियस प्राइसेस डॉलर्स की डाली, बकौल इनके के डॉलर जो है वो इनके अरस्तु, तो मैं नाम नहीं लूंगी, बट इनके आइंस्टाइन अभी एयरपोर्ट से उतरे नहीं होते, वो जाते हैं एज अ मिनिस्टर और वापस आते ही स्वेयर इन करते हैं एज अ मिनिस्टर, और आते ही विद इन 24 आवर्स डॉलर की प्राइस गिर जाती है। ऐसा कौन सा करिश्मा या जादू इनके हाथ में था कि, और कौन से ऐसे माल जहाज में भर के लाए थे कि वो फॉरेन डॉलर का रेट जो था वो नीचे गिर गया, ऑयल की प्राइस इन्होंने विद इन 24 आवर्स कम कर दी। वो कौन सा फॉर्मूला है
जिस पे मिस्टर इसहाक डार काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक मरियम लाडले की बात हुई, इमरान खान को बड़ा जोर से लाडला भी कहा जाता है, कम अकल भी कहा जाता है और सिलेक्टेड भी मुसलसल कहा गया। तो ये तो ना सिलेक्टेड है बेचारे, अकल तो मादूम है। अफसोस कि मरियम लाडली इस वक्त लंदन पहुंच चुकी होंगी और ये लाडलापन नहीं है कि वो लाडली होते हुए, यानी कि एक कन्विक्टेड पर्सन जो कि जिसको जेल में होना चाहिए था, वो सियासी रहनुमा बन गई और बगैर पार्लियामेंट में हुए हुए उनकी इतनी अहमियत हो गई कि वो एक इलेक्टेड लीडर और जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको बैठ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर लताड़ती है। उसकी क्या पोजीशन है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठने की? वो अपने ऑफिस में बैठ सकती थी PMLN के, बट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठने का जवाब बनता नहीं था। दूसरी बात ये कि जो ऑडियो लीक्स की बात हो रही थी, और ऑडियो लीक्स की बात में ये है कि 1972 में अमेरिका के अंदर रिचर्ड निक्सन की हुकूमत थी और उन्होंने एक ऐसा ही गेम खेला जो कि आज की हुकूमत खेल रही है, और उसके बाद वो इलेक्शन जीत गए अपने आप को मासूमियत प्रूव करने के बाद, मगर वो अमेरिका था और वहाँ पर वो दोबारा स्वेर इन नहीं कर सके, बल्कि उनको रिजाइन करना पड़ा, दूसरी टर्म ले नहीं पाए वो। तो प्लीज़ मोहतात रहिए, क्योंकि आज का दौर तो हाथ में सबके टेलीफोन है और सबको पता है कि क्या। दूसरी बहुत अहम चीज़ ये है कि आप कहते हैं कि जी उनको फंड कर रहा था, तो आप लोगों को जो कतरी शहजादे से फंडिंग आ रही थी और जो आप लोगों की मदद आ रही थी कतर से, उसके बारे में कितना बड़ा डिनायल आप देंगे? जिस घरों के बारे में इन्होंने डिनाई करके अपनी तरफ से केस जीत के गई हैं, उसी घर में जाके ये वापस रहेंगी। इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी अवाम को? अवाम बहरे गूंगे अंधे लूले लंगड़े नहीं हैं। जहां तक ताल्लुक है सैलाब ज़दगान का, सैलाब ज़दा इलाकों में आप जाइए खुदा के वास्ते और जाके देखिए कि उन्होंने, आप लोगों ने, बहुत सारे वडेरों ने कट लगा के उन गरीबों के इलाकों को ज़ेरे आब किया है। उस ज़ेरे आब के नतीजे में ना वहाँ पे गैस की कभी लाइन थी, ना है, ना वहाँ पानी की कोई लाइन है, ना वहाँ बिजली की कोई तरसील है। वहाँ पे किसी चीज़, कोई 50 साल की हुकूमत के अंदर, इमरान खान की 4 साल की हुकूमत भी जो पूरी नहीं हुई, उस पे तो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। 50 साल हुकूमत में रहने के बाद, सिंध कंट्रोल करने के बाद, 18वीं तरमीम को ऐसी हिफाजत में रखने के कोई नऊजुबिल्ला कोई आसमानी सहीफा है, उसके बाद आपने सिंध का जो हशर किया है, वहाँ से पानी हट जाएगा, वो दोबारा वो बेचारे गरीब जिंदगी गुजार लेंगे। ना उनके पास कोई तमन्ना है, ना आरजू है, ना उनको किसी से किसी किस्म की उम्मीद है। खुदा के वास्ते अपने पाकिस्तानी भाइयों को, जो इसी मिट्टी से बने जिससे हम और आप बने हैं, उनका एहसास कीजिए और ख्याल कीजिए कि वो लोग इस वक्त किस मुश्किल और तंगदस्ती के आलम में। इंटरनेशनल फोरम से बैठ के आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग लेंगे, मगर क्या उनको उससे कोई आसानी मिलेगी? उनकी बच्चे स्कूल जा सकेंगे? क्या उनके घरों में आराम आ जाएगा? क्या उनकी फसलें जो हैं वो, उनकी यील्ड बढ़ जाएगी? यील्ड जब भी बढ़ती है जब इंसानों का ख्याल किया जाता है। गाय भैंस भी दूध ज्यादा तभी देती है जब उसका ख्याल किया जाता है। आप क्या बातें कर रहे हैं? हम लोग एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद 50 साल में आपने रौंद दिया सिंध को। लाइव स्टॉक की हालत देखिए आप क्या है। मतलब कौन सी चीज है जिसको हम टच करें और वो चीज जो है वो बिल्कुल सही की हुई है आप लोगों ने। इमरान खान के 4 साल के दौर में उसने कोशिश की क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने की, उसने अपने कर्जे वापस करने की पूरी कोशिश की, उसने अपने मुल्क को हर किस्म की मुश्किलात, अपने अवाम को एहसास प्रोग्राम को जो एक्नॉलेजमेंट मिली है दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, इट्स अ लेसन, सबक है, सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि सबक जो है वो बड़े बड़े लोग ही आपको देते हैं और विजनरीज ही देते हैं। जुल्फिकार अली साहब, वन लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, मैंने वाइंड अप पे जाना है। जुल्फिकार साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, सिंध के बारे में जो कह रही हैं गजाला साहिबा, इसमें भी तो सच्चाई है ना। वहाँ पे वडेरों की और जागीरदाराना आप लोग की हुकूमतों में तो सारे लोगों ने किया तो है ना, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अगर वडेरों ने किया, जागीरदारों ने किया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सारे आपके उजरा बन के बैठे हुए ना सिंध में तो। जी देखिए, बात ये है कि मैं तो ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, कोई वजीर है या मुशीर है या आम आदमी है, वहाँ पे कानून पाकिस्तान में सबके लिए बराबर होना चाहिए। और ये जो मैडम अभी बात कर रही थी एहसास प्रोग्राम की, अगर किसी का लिखा पढ़ा सबक लेके आप बताएं कि ये सबक हमारा है, तो वो सबक आपका नहीं हो जाता। एहसास प्रोग्राम नाम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का,
और अगर आप उसका नाम चेंज करके कहें कि ये 2018 से ऑनवर्ड हमारा है, तो ऐसा नहीं है। ये सेहत कार्ड हो गया, ये एहसास प्रोग्राम हो गया, कि बेसिकली सारे दे आर ऑल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स ऑफ बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और उसी के सारे प्रोग्राम्स है। और उसका नाम चेंज करने से अगर आपको कोई लिख दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका है, वो उसी का है जो उसका विजनरी होता है और जो उसका पायनियर होता है, जो उसका फाउंडर होता है। और बाकी रह गई बात, देखे दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपने आज 4 मुल्कों का दौरा कैंसिल किया और वो इतने दिन सलाद जब्दान के साथ रहे, फिर जितने दिन वो बाहर थे उनकी हमशीरा मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा खिलाफ ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आपका, गजाल साहब आपका और अहमद वासा का, तीनों मदद में होगा। शुक्रिया। टाइम बहुत खत्म, बिल्कुल एंड हो गया, खत्म हो गया, इसलिए मुझे वाइंड अप करना पड़ा। नाज़रीन, यकीनी तौर पे आपको पता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप है। अगेन अपोजिशन बामुकाबला हुकूमत जारी है जी, और इस सारी जंग में क्या आवाम का फिर सवाल छोड़ के जा रही हूँ, कोई भला होगा इस सारी सिचुएशन में? सवाल ये है और सबसे अहम सवाल यही है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।